सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग तरह का बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। और मैं कुछ क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं सुबह ब्रोशियर या पोस्टर बनाया नहीं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज हम लोग शोल्डर हैंड सिंड्रोम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक बीमारी होती है। सिंड्रोम जब हम बोलते हैं तो ग्रुप ऑफ डिजीज रहता है। तो ये एक तरह का डिस्ट्रॉफिक चेंजेस होता है और इसमें रिफ्लेक्स रिफ्लक्स कुछ सिंपैथेटिक नर्व का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। वो हम लोग थोड़ा देखेंगे और डिस्कस करेंगे उसका आयुर्वेद में क्या चिकित्सा है। मैं अभी कुछ नए नए एलोपैथी के जो मतलब मॉडर्न साइंस के जो बीमारियां हैं वो लेके आ रहा हूँ आप लोग के सामने, ताकि जब भी ऐसे पेशेंट हमारे पास आए तो आप लोग को ये ना हो कि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है या अनुक्त व्याधियां हैं आयुर्वेद की। तो हमें मालूम तो सब कुछ होना चाहिए। कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सक ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें ये पता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक मिनट ये स्क्रीन पे दिखाता हूँ और इसको मैं समझा के फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, आप लोग के स्क्रीन पे अभी आए। आप लोग सोचिए समझिए, जो मैं बता रहा हूँ ना उसको सोचिए समझिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मिनट रुकिए। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, सीआरपीएस, या रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी शोल्डर हैंड सिंड्रोम। शोल्डर हैंड सिंड्रोम बोलते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि कहीं चोट लग गया या फिर हार्ट अटैक आया, माइल्ड अटैक आया, या फिर स्ट्रोक हुआ, ब्रेन में स्ट्रोक हुआ, या फिर कुछ मेडिसिन का जैसे बारपूज्य वो मेडिसिन का प्रयोग हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। उसके वजह से हाथों में क्या होगा कि कुछ डिस्ट्रोफिक चेंजेस आएगा। जैसे आप लोग ये देखिए, ऐसे दो हाथ में देखिए क्या चेंज हो रहा है। तो डिस्ट्रोफिक चेंजेस आएगा तो एक तरह का ये रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रोफी हो जाती है मसल्स में, और पेन बहुत ज्यादा होता है। और जो हाथ और पैर, हाथ और ये है ना शोल्डर, इसमें कुछ लिमिटेड रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट होते हैं, मतलब हाथ ऊपर उठा नहीं सकते हैं। इसको हम फ्रोजन शोल्डर नहीं बोल सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर अलग चीज होता है और ये अलग चीज होता है। तो इसमें और भी क्या हो सकते हैं कि जिनको स्ट्रोक आ गए है ना, और पैरालिसिस हो गया, उसके बाद ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में हमारे पास पेशेंट आते हैं तो ऐसा सिम्टम्स दिखता है, मतलब पोस्ट स्ट्रोक केसेस उसमें। इसी तरह से इसमें और क्या तकलीफ हो सकती है, तो वायु बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, खून की कमी ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है। और ये 3 स्टेज में होता है। जो शोल्डर हैंड सिंड्रोम है ना, इसमें दर्द तो होगा ही, डिस्ट्रॉफिक चेंजेस भी होंगे, लेकिन ये 3 स्टेज में होता है। एक तो होता है कि सडन वाइड स्प्रेड स्वेलिंग हो जाएगा एक हाथ में, टेंडरनेस आएगा, और हाथ जो है वहां पे पेलनेस आएगा। दूसरा स्टेज है कि थोड़ा स्वेलिंग कम हो जाएगा और टेंडरनेस आएगा, और हाथ में मतलब वो जो कड़कपन है वो कम हो जाएगा, सेकंड स्टेज में कम होगा। फिर तीसरा स्टेज आएगा, उसमें स्वेलिंग पूरा चला जाएगा, टेंडरनेस भी चला जाएगा,
लेकिन और दर्द भी थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जो हाथ का मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे स्टिफनेस बढ़ जाएगा, है ना, एक तरह का कॉन्ट्रेक्चर हो जाता है वहां पे मसल्स में, जिसको डेप्ट्रेंस कॉन्ट्रेक्चर बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम जो है, सीआरपीएस, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, या इसको रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। इसमें बर्निंग पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, डिसकलरेशन हो सकता है, सबको होगा नहीं होगा ऐसा भी हो सकता है, और ट्रॉमेटिक लीजन होता है, नर्व डैमेज होता है, और इसका कारण है स्ट्रोक, स्पाइनल लीजन, स्पाइनल कॉर्ड में कोई ना कोई इंजरी हो गया है, या फिर मायोकार्डियल इंफेक्शन जो एमआई हार्ट अटैक आता है उसकी वजह से होता है। और 1/3 तो कॉज अननोन है कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो डायग्राम है उसमें ABCD हम लोग देखते हैं। ए मतलब ओरिजिनल इंजरी इनिशिएट ए पेन इंपल्स कैरिड बाय सेंसरी नर्व्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब जो भी इंजरी होता है उसके वजह से पेन का इंपल्स होता है, और सेंसरी नर्व से जाता है, सेंसरी नर्व से ब्रेन तक जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। उसके बाद दूसरा है कि पेन इंपल्स इन टर्न ट्रिगर्स एन इंपल्स इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच रिटर्न्स टू द ओरिजिनल साइट ऑफ इंजरी। फिर वो ब्रेन से सिग्नल आएगा, ब्रेन का इंपल्स आएगा, वो क्या करेगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाएगा, और जहां पे इंजरी हुआ है हाथ में चोट लग जाता है, कहीं दरवाजे पे लग गया, कहीं कोई बाहर इंस्ट्रूमेंट में लग गया, कहीं ना कहीं लग गया, इंजरी हो गया, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तक जाएगा इंपल्स। और वो इंजरी है हाथ में हो सकता है, या फिर शोल्डर में हो सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं, सिंपैथेटिक इंपल्स ट्रिगर्स द इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। जब ये जो सिंपैथेटिक इंपल्स होता है ना, वो क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स मतलब सूजन वगैरह को वो बढ़ाने लगता है। उसकी वजह से वेसल्स में जो वो जा रही है ब्लड वेसल्स वगैरह, वहां पे स्पाज्म होता है, और स्वेलिंग होता है, और पेन बढ़ जाता है जब चोट लगता है उसके बाद। फिर क्या होगा कि पेन ट्रिगर्स अनदर रेस्पॉन्स स्टैब्लिशिंग ए साइकिल ऑफ पेन एंड स्वेलिंग, मतलब सूजन आएगा जाएगा ऐसा साइकिल शुरू हो जाता है। और रिजल्टिंग कंडीशन विद बर्निंग एक्सट्रीमिटी पेन, रेड मोटलिंग ऑफ द स्किन। इससे क्या होगा कि हाथों में जलन जैसा फील होगा, रक्त की दृष्टि हो रही है, पित्त की दृष्टि हो रही है, क्योंकि चोट लगा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और रेड, हाथ ना लाल हो जाता है, सूज भी जाता है, ये चोट लगने की वजह से होता है। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, CRPS, या शोल्डर हैंड सिंड्रोम, मतलब ये चोट लगने से होता है। फिर क्या होता है कि इसमें परसिस्टेंट बर्निंग पेन होता है, जलन जैसा पेन होता है, और कुछ एबनॉर्मेलिटीज भी आ जाती है उसमें, मतलब हाथ को उठाने में एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, अबडक्शन, अडक्शन, अलग अलग जो मूवमेंट है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। और क्या होता है कि इंजरी जब होती है तो आयुर्वेदिक चिकित्सा के पास तो लोग बहुत आते हैं, कुछ लोग को तो बेसिक आइडिया ही नहीं होता है कि ये क्या है, इसको किस तरह से करना है। वो क्या करेंगे, सेक देंगे, उसके बाद में स्नेहन स्वेदन देंगे, गूगल कर दे देंगे। लेकिन हमें हर चीज मालूम होना चाहिए, मॉडर्न डायग्नोसिस के हिसाब से भी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। हम आयुर्वेदिक चिकित्सक हर चीज में एक्सपर्ट हैं, स्नेहन स्वेदन, अभ्यंग, सब में एक्सपर्ट हैं, लेकिन थोड़ा हमको और भी, जैसे स्ट्रोक का हिस्ट्री है क्या, स्पाइनल लीजन है क्या, फिर MI है क्या, वो भी रिपोर्ट देखना जरूरी है। मतलब हमें पॉजिटिव फैक्टर्स देखना बहुत जरूरी है कि ये क्यों हुआ है। और कोई चीज जानने में कोई गलत बात नहीं होता, भले मॉडर्न डायग्नोसिस लेके पेशेंट आ रहे हैं तो कुछ गलत नहीं होता है। हमें हर चीज, हर पहलू पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या है कि कभी कभी इंजरी होती है, वो नर्व टिश्यू तक चली जाती है ना, उसकी वजह से हो सकता है। तो स्वेलिंग कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, कब कुछ वैस्कुलर चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से वहां पे रेडनेस आता है, स्वेलिंग आता है, स्टिफनेस आता है। कुछ लोगों को तो टच करने पे पेन भी फील नहीं होता है। दूसरा होता है कि जब पेन होता है, पेन ऑन टच, वो हाथ में, तो उसको बोलते हैं एलो एलोडेनिया, एलोडेनिया, ALLODYNIA, ऐसा ये शब्द प्रयोग किया गया है। कुछ जो टाइप के रिफ्लेक्स सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी होता है, ये डिस्ट्रॉफिक चेंजेस हो रहा है। एट्रोफी में तो सूख जाते हैं, ये डिस्ट्रॉफी हो रहा है। हाइपरट्रॉफी में सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डिस्ट्रॉफी मतलब विकृत टाइप के हो रहे हैं मसल्स में। तो उसके वजह से क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसका कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉफिक चेंजेस की वजह से उसका कार्य जो है वो गड़बड़ा जाता है, और
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है यहाँ पे। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर होगा तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है इंजुरी की वजह से। तो हम आयुर्वेद में इसको अभिघात जन्य अवबाहु या विश्वाची बोल सकते हैं। और हम लोग इसको वायु का प्रकोप अभिघात जन्य, जो आगंतुज अभिघात जन्य है, तो इसमें रक्त की दृष्टि है और इसमें क्षयात्मक संप्राप्ति भी है कहीं ना कहीं। और वायु की दृष्टि है, रक्त की दृष्टि है, स्नायु कंडरा वहां पर भी दृष्टि हो जाती है वायु की वजह से। तो हमें वहां पे बृहण चिकित्सा करना पड़ता है, वात का शमन करने वाला चिकित्सा करना पड़ता है, रक्त की शुद्धि और रक्त का प्रसादन करने वाली चिकित्सा करना पड़ता है, और अवबाहु की चिकित्सा करना पड़ता है, और अभिघात की चिकित्सा करना पड़ता है। ये सब जब हम चिकित्सा का मतलब सूत्र को ध्यान में रखते हैं तो चिकित्सा करना आसान हो जाता है। मैं इस पे और बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर कोई और वैद्य लोग भी बताएं। आदरणीय डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी आपको मैंने बेसिक चीजें बता दिया और आप विद्वान हैं, आप कुछ बताइए सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, हाँ सर। ओके सर, देखिए सर, जैसे कि आपने जो बताया मुझे तो इतना थोड़ा सा नहीं देखा है मैंने, लेकिन एक आइडिया लगा है कि अभिघातक जो है बात की वजह से बात वृद्ध हुआ है। तो कहीं ना कहीं उससे अभिघात से रक्त दृष्टि भी होती है, और रक्त दृष्टि होती है तो जो है स्नायुगत और शिरागत बात जो है कहीं ना कहीं दूषित होती है। तो अब जो संकोच बात का एक गुण बोला गया, संकोच परमाणम स्तंभ रुक भेदो अस्थि परमाणम। तो संकोच और विस्तार जो है वो कंट्रैक्शन और वो डिस्टर्ब होता है, और साथ साथ इसमें स्वेलिंग आ रही है। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं जो अभिघात से जो है रक्तगत पांडु की तरफ जाता है। तो और तो जो बात तो बड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से शूल हो रहा है। तो जैसे आपने बोला कि तो बात मतलब बात रक्त की चिकित्सा ही इसमें होगी। तो जो चिकित्सा जो बात समन है, रक्त प्रसादन है, ब्राह्मण ब्रहण ब्रहण दवाइयां हैं, ये ही चल सकती हैं जिससे कि रक्त का प्रसादन भी हो, और अभिघात की वजह से जो शोथ आ रहा है, मतलब एकांग शोथ की तरफ जा रहा है। जो चरक ने मेंशन किया है, कई शोध बोले हैं, एकांग शोध की तरफ जा रहा है, तो उसको सोच के चलना चाहिए सर। राइट सर? सही बताया, यहाँ पे शोथ हो रहा है और एक अंग। बहुत सही बताया आपने, बहुत सही बताया। इस पर ये मैडम क्या बताएंगी? वीना मैडम, आप कुछ बताइए प्लीज। डॉक्टर वीना मैडम, अगर आप सुन रही हैं तो आप कृपया बताइए। सर मैं पेशेंट देख के बोलूं बाद में? हाँ ठीक है, पेशेंट देखिए। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे इंटेलिजेंट लोग हैं। यहाँ पर महाजन सर हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सोनावने सर, राम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल दिए प्लीज। मैं अभी चिकित्सा भी बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा आप लोगों का भी सुनना चाहता हूँ। प्लीज कुछ बोलिए आप लोग, कुछ बोलिए। आप लोगों को क्या लगता है? अब हमें इसमें ये देखना है कि वायु इसमें प्रकोपित हुआ है, तो हम इसको वातशोथ भी बोल सकते हैं। तो वायु क्योंकि बिगड़ा हुआ है, तो हम लोग योग रत्नाकर का एक वो देखते हैं। तो उसमें क्या बताया वातशोथ की चिकित्सा में? स्वेदाभ्यंगाश्च वातज्ञान सेक लेपांश कल्पितान। मतलब वातज शोथ है यहाँ पे, तो वातज्ञ द्रव्यों से स्वेदन करना है। स्वेदन के लिए दशमूल क्वाथ, दशमूल सिद्ध तेल का अवगाहन करना है या परिषेक करना है। उसके बाद तेल से स्नेहन करना है, मृदु विरेचन देना है, क्योंकि सिस्टमिक भी वायु का प्रकोप है और वहां पे रक्त की भी दृष्टि, इसलिए विरेचन देना है, मृदु विरेचन देना है, वायु का प्रकोप ना हो। या एरंड तेल का भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि वायु का अनुलोमन हो। और आहार में अगर नॉनवेज खाते हैं तो मांसरस सिद्ध ओदन, चावल का प्रयोग करें मांसरस के साथ, या फिर युष के साथ चावल खाएं। अगर इसमें मलबद्धता है तो नीरू बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। नीरू के लिए दशमूल क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। अनुवासन के लिए हम लोग हील करना है तो हम लोग चंदन बला लाक्षादि तेल या लाक्षादि तेल या बला तेल, शीर बला तेल, धन्वंतर तेल, लेकिन लाक्षा का जो प्रयोग है वो ज्यादा फायदा होगा, या अश्वगंधादि तेल या बला अश्वगंधादि तेल, इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेप के लिए हम लोग देवदार, शुंठी, रासना, मुस्ता का प्रयोग कर सकते हैं।
और बीज बीज पूरक आदि लेप करके आता है, महाराष्ट्र में चलता है। इसमें बीज पूरक होता है, देवदार होता है, शुंठी होता है, रासना होता है, अग्निमंत होता है। इसमें अगर हृदय मर्म से आघात से उत्पन्न होने वाला है तो हृदय को बल देने वाला द्रव्य देना है, हृदय के स्नायु को बल देने वाला और हृदय के सहनन को प्राप्त करने वाला कुपिलु के द्रव्य देना बहुत जरूरी है। तो शुद्ध कुपिलु 20 मिलीग्राम दिन में 3 बार, या कारस्कर कल्प आता है 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार अनुपान के साथ देना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और मृग श्रृंग, जो 12 सिंगा का जो सिंग होता है उसका भस्म आता है, वो भी हृद बल्य है, स्वर्ण भी हृद बल्य है। तो ऐसे द्रव्य जैसे हृदय चिंतामणि रस, नागार्जुनाभ्र रस, अर्जुन और अब्रक नागार्जुनाभ्र रस, प्रभाकर वटी हृदयार्णव रस जो हृदय को ताकत दे। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मृग श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, लक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, इसमें नारदीय का प्रयोग कर सकते हैं। या महालक्ष्मी विलास 60 मिलीग्राम, कारस्कर कल्प 250 मिलीग्राम, इसका मिश्रण ज्यादा लाभदायी होगा। दशमूला रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अर्जुना रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हृद बल्य भी अर्जुना रिष्ट और वातग्न भी है और श्रोत में भी काम करता है। इसी तरह से अगर बर्निंग हो रहा है बहुत ज्यादा तो सर ये पित्त। इसमें हृदय, सर मैं डिस्टर्ब करूंगा सर। नहीं, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। सर ये आपने हृदय, ये मर्म की तरफ कैसे अटैक किया? ये तो लोकल जो है क्योंकि हाथ में क्योंकि थी या इसमें आपका बात सही है। इसमें जब हम मॉडर्न की बुक्स पढ़ते हैं ना सर, इसमें भी देखिए, डायग्राम में भी देखिए, इसमें क्या बताए, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अच्छा, उसमें भी होता है ये? हाँ, मायोकार्डियल इन्फाक्शन से भी ये हो हार्ट सकता अटैक के बाद भी होगा, मतलब लोकोलाइज है। हाँ स्वेलिंग आएगी? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। इंजुरी हाथ ठीक है। में भी हो सकता है, स्पाइनल लीजन भी होता है, नेक में भी इंजुरी, स्ट्रोक भी हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोल रहे हैं, हार्ट अटैक, राइट वो सर। हार्ट अटैक सिम्टम। ये बोला है, मतलब हमारे मॉडर्न डॉक्टर्स का बुक में आप देखिए, हैरिसन में भी बोला है, एबीसी सब जगह बोला है इसमें, इसलिए मैंने वो बोला। और मैं जो बता रहा हूँ ना, ये अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने अपने आदरणीय जमदग्नि सर के नोट्स से पूरा पढ़ के फिर मैं बताता हूँ, पूरा अच्छे से बताता हूँ, है ना। तो अगर हृदय का संप्राप्ति है, हेतु है, तो हमें हृद बल्य दवाइयां देनी है। उसी तरह से अगर पित्तज संप्राप्ति दिख रही है कि बर्निंग हो रहा है और रोगी बलवान है, तो विरेचन देना चाहिए। विरेचन के लिए आरक बदादी कषाय है, हरितकी है, आंवला है, निशोत्तर का प्रयोग करें। शमन के लिए तिक्ताघृत का प्रयोग करें। फिर पित्त का हमें शमन करना है, यकृत का भी अच्छा करना है, रक्त दुष्टि अच्छा करना है, तो आरोग्यवर्धिनी वटी 250 मिलीग्राम, शेखर 250 मिलीग्राम लाभदायी है। दुर्वादी गण के द्रव्य हैं, गुडुचि है, प्रवाल है, चंद्रकला रस, ये पित्तज टाइप का जो शोथ है उसमें उपयोगी है। बाह्य लेप के लिए पित्त का अगर संप्राप्ति ठीक करना है तो पुनर्नवा, हरिद्रा, रक्तचंदन, दारू हरिद्रा, चंदन, दुर्वा, हरितकी, उशीर, पद्मक या पद्मकाष्ठ, गैरिक, इनका प्रयोग करें। शीतल प्रदेह करें, परिषेक करें, तो ये पित्तज टाइप का उसमें फायदा करता है। अगर कफज टाइप का है तो उसमें कटु उष्ण द्रव्य, अलग अलग तरह के क्षार, मूत्र, तक्र, आसवरिष्ठ, इनका युक्ति पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। इसमें विरेचन भी देना चाहिए। अगर कफ का संप्राप्ति है तो इसमें हम वमन करा सकते हैं, मदन फल पिप्पली का प्रयोग कर सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं। विरेचन के लिए अश्वकंचुकी, नाराज रस, इच्छा विधि रस, त्रिवित लेहम, मणिभद्र लेहम, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें अगर स्वेलिंग है, तो अगर हृदय का संप्राप्ति है और वृक्कों की तरफ संप्राप्ति है, मतलब किडनी भी इन्वॉल्व है, तो हम लोग कफश शोथ को सोच के कुछ मूत्रल दवाइयां देते हैं, जैसे मूत्र विरेचनी द्रव्य, जैसे कि हम इसमें पुनर्नवा, शुंठी, देवदार, हरितकी, शिलाजतु, और फिर उसके बाद में गुड़ अदरक प्रयोग, पुनर्नवादी क्वाथ, अगर किडनी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो कोई भी बीमारी एक हृदय में, एक मर्म में हो रही है तो उसका इफेक्ट दूसरे मर्म में भी होगा। और त्रिमर्म जब बोलते हैं, हृदय पे कुछ है तो उसका इफेक्ट जरूर किडनी पे होता है। तो इसलिए गुड़ शुंठी का प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्नवासव, पुनर्नवादी क्वाथ, या फिर पुनर्नवाष्टक क्वाथ, इनका प्रयोग करें। चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करें, और गोक्षुर आदि गुगुल का प्रयोग करें, वर्ण आदि क्वाथ का प्रयोग करें। और इसमें और क्या दे सकते हैं, हमें और विचार करना चाहिए। इसमें पेन है, टूल है, तो हम लोग इसमें वर्ण आदि कषायम का प्रयोग कर सकते हैं। रासना शुंठी आदि कषायम, मुस्तादि मर्म कषायम, अष्टवर्ग कषायम, भद्र दार्वादि कषायम, आत्मगुप्ता मतलब कपिकच्छु का आत्मगुप्तादि कषायम, माश बला आत्मगुप्तादि कषायम। माश माश जो है वो बल देता है, बृहण करता है, इसका ये कषाय मिलता है।
और उसमें थोड़ा सा हींगू और लवण डाल के हम लोग पीने के लिए दे सकते हैं। ये रेफरेंस चक्रदत्त में बताए वात व्याधि में, हिंगू और लवण डाल के, थोड़ा सा हींग और नमक डाल के, माश बला आत्मगुप्तादि कषायम ऐसे बोला है। उसी तरह से प्रसारण्यादि शीरपाक, अश्वगंधा शीरपाक दे सकते हैं। और इंजुरी है तो वहां पे हमें संधानीय गण के द्रव्य देने हैं थोड़े, तो आभा गुगुल, लाक्षा गुगुल, योगराज गुगुल, रासना गुगुल, इसको हम दे सकते हैं। महायोगराज गुगुल दे सकते हैं। उसी तरह से इसमें कुछ घी पीने के लिए दे सकते हैं। अगर इंजुरी है तो, चोट लग गया है, ऐसे मुक्का मार जो बोलते हैं वो लग गया है, तो हम लोग धानवंतर तेल का बस्ती दे सकते हैं, प्रसारण्यादि तेल का बस्ती दे सकते हैं, महारासना प्रसारण्यादि। फिर गंध तेल पीने के लिए भी दे सकते हैं, 3-3 ml सुबह शाम दूध के साथ। और बस्ती भी दे सकते हैं गंध तेल। और महास्नेह जो रहता है उसका जो ऐसे आता है वो 5-5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। आसव रिष्ट में हम लोग अश्वगंधा रिष्ट, बला रिष्ट, देवदारवा रिष्ट, धानवंतरा रिष्ट दे सकते हैं। लेप के लिए नागरादि चूर्ण, कोट्टम चुक्क्यादि चूर्ण दे सकते, लगा सकते हैं लेप के लिए, कोलकुलत्थादि चूर्ण। और इसमें हम धारा कर सकते हैं, दशमूल का शीर धारा, दशमूल से सिद्ध दूध को धारा कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर बलामूल शीर धारा। फिर अंगमर्द प्रशमन गण के जो द्रव्य हैं उसको हम लोग दूध में पका के, अंगमर्द प्रशमन गण का शीर धारा करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभ्यंग करना है तो धन्वंतर तेल का अभ्यंग कर सकते हैं, कार्पस इत्यादि तेल का वहां पे हाथ में पूरा अभ्यंग कर सकते हैं। फिर पंच स्नेह, माश तेल, चंदनमरा लाक्षादि तेल, महामाश तेल, प्रभंजन तेल, कार्पास इत्यादि तेल, प्रसारण्यादि तेल, बलाश्वगंधा लाक्षादि तेल, ऐसे बहुत सारे तेल हैं। मुरीवेणा तेल है उसका हम कर सकते हैं। और हम लोग नस से दे सकते हैं कार्पस हस्त्यादि तेल, क्षीरबला आवर्ती तेल। और कहीं ना कहीं वो इंजुरी का ब्रेन पर भी असर हो रहा है, माइंड पे भी हो रहा है, तो हम शिरोधारा दे सकते हैं बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल का। अगर मस्तिष्क वो भी महामर्म है, उस पर भी काम करना है तो बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल, कार्पस हस्त्यादि तेल या शीरबला तेल। और शिरोधारा, शिरोधारा करने से ये फायदा होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी अच्छी होती है। शिरोधारा के साथ में नस से भी कर सकते हैं, शीरबला तेल, बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल। और मतलब घी का हम लोग को जो करें, मन पे काम करें, बृहण नस्य, शमन नस्य, स्नेहिक नस्य, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब बताइए अरविंद सर, आपको क्या बोलना है? हाँ सर, ये तो मतलब पूरा आपका समझ लीजिए कि मर्म पे अटैक कर रहा है, मतलब शिर हृदय और बस्ती पे जा रहा है। तो आपको पूरा 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 पंचकम का जो है, जो भी आपका शिरोधारा से लेके नस है, अभ्यंग है, लेप भी उन्होंने बोला है, जब शोथ है तो वहां पे लेप भी बोला है, और धारा भी बोली है, क्योंकि जो है वो कहीं ना कहीं मज्जागत बात भी है। और क्षीर धारा का ज्यादा इफेक्ट बढ़िया आपका बताया है आपने। और क्या कहते हैं, ब्रह्म में तो मेनली जो है मुस्तादी मर्म है, बिदारे आदि बात के लिए बोला ही गया है कि जो भी अष्टबर्गम कषाय है या भद्रदारवादी, भद्रदारवादी, देवदारवादी, और ऐसे बोले गए ना हाँ, बस्त्रादि, भद्रदारवादी कषायम। मुक्तादि, हाँ, हाँ ये सब कन्वेंशन बात के लिए बोले गए हैं। तो ये तो यही जाएगा। और फिर वो क्या कहते हैं, आकांक्ष का जैसे आपने बोला आत्मगुप्तादि, ये भी बहुत बढ़िया, क्योंकि ये ब्रेन पे कहीं ना कहीं हिप ब्रेन है, जी। तो इसको देख के चलना चाहिए सर। राइट सर। हाँ, और एक डॉक्टर गौरी जोशी मैडम बोल रही है फेसबुक पे, रक्त मोक्षण करना है, और विद्ध कर्म करना है, अग्नि कर्म करना है, और बृहन्न से करना है, ऐसा मैडम बता रही है। सही बताया उन्होंने। और शोल्डर हैंड सिंड्रोम है, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, तो इसमें हाइपर एस्थीसिया होता है, वहां पे सेंसेशन जो है कभी आता है कभी नहीं आता है, हाइपर भी हो सकता है। और मसल स्ट्रेंथ कम हो जाता है, मूवमेंट का लिमिटेशन होता है, मतलब वो हाथ ऊपर उठा नहीं सकते हैं चोट लगने। और हार्ट का भी कारण हो सकता है, हार्ट की वजह से ब्रेन में भी हो सकता है, या किडनी पे भी जाके शोथ हो सकता है। और मसल में एट्रोफी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, इंजुरी इतना ज्यादा बात के बढ़ने से हो जाता है। और इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, तो अगर इसमें ये हो रहा है, मतलब मतलब ये सूजन बढ़ रही है,
तो हमें पथ्य पथ्य पे ध्यान देना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा अनुप मांस या फिर ग्राम्य मांस नहीं देना है। नमक का सेवन थोड़ा कम करना है। सूखा साग टाक होता है वो कम खाना है। नया धान्य नहीं खाना है। दही का सेवन नहीं करना है। अध्यशन बिना भूख के नहीं खाना है। पिष्टमय अन्न नहीं खाना है। और साथ में गुरु विष्टम्भी विदाही अन्न नहीं देना है। क्या देना है खाने में? तो अल्प मात्रा में लघु और उष्ण आहार देना है। आयुर्वेद साइंस ही ऐसा साइंस है जो आहार पथ्य इन सब पे ज्यादा ध्यान देता है। पथ्य पथ्य बिना पथ्य के आयुर्वेद सक्सेसफुल ही नहीं होता है। इसीलिए शालीषष्टिक चावल, हाँ एक और रह गया था, उसमें हम लोग शालीषष्टिक पिंड श्वेत भी दे सकते हैं। दूध में पका के और शाली चावल डाल के और बला अश्वगंधा शतावरी वगैरह डाल के और फिर वो खीर जैसा बन जाए तो उसको खीर को वो कपड़े में पोटली में डाल के और रगड़ना, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और खाने में मूंग और जौ पत्ते का रहे। और खाने में शिगरू का अगर शाक वर्ग में प्रयोग करें, पटोल पुनर्नवा, बाल मूलक जो कच्चा मूली होता है वो, सब्जियां, और जांगल मांस, कुक्कुट और गोधा के मांस ऐसा हितकारी है। और सूजन है, कोई भी सूजन है, स्वेलिंग है, तो लवण वर्जित आहार देना ज्यादा अच्छा है। और विश्राम देना चाहिए। दिन में सोना नहीं है। मैथुन और व्यायाम अपथ्यकर है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। एकांग शोथ अगर है तो हमें लंघन पाचन करा के, अगर हो सके तो शोधन उपचार करें और शिरो विरेचन करें, विरेचन करें, वमन करें तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन वो पेशेंट का कंडीशन के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि क्या सुटेबल है क्या नहीं है। चलिए इस पे और किसी को कुछ बोलना है बता सकते हैं। वेस्टर्न सर कर सकते हैं, उद्वेष्टन भी कर सकते हैं, धारा गिरा सकते हैं सर, धारा का वो बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। आप गहन भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा वो लगे तो। अवगाहन जी। चलिए डॉक्टर दिनेश जी, पंजाब के डॉक्टर, आपको कुछ बोलना है? डॉक्टर दिनेश जी, डॉक्टर अकील अहमद जी, अभय सर, कुछ बोलना है आप लोगों को? प्रियंका पांडे जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं? मैंने देखे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे देखे हैं। और मैं जो भी बताता हूँ ना, मैं आदरणीय अपने सर के नोट से बताता हूँ। वो सर ने पूरे ऐसे नोट्स दिए हैं हम लोग को। मैं आप लोगों को भी सर शेयर। है, ये तो है, तो मतलब सिंड्रोम ही है। जी तो इसके हम इसको ब्लॉकेज में माना जाता है ना, कि इसमें ब्लॉकेज है सारा। हाँ जी। ब्लॉकेज है तो वहां पे कहीं ना कहीं वायु का प्रकोप है, स्त्रोतोरोध हो गया है, इसीलिए भी। हाँ हाँ, बस वो तो ज्यादातर है, जी तो इसलिए इसमें बड़ा टिपिकल है। आ जाओ। जी। और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं प्लीज। रीजनल पेन सिंड्रोम, हाँ वैद्य सपना खत्री मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं, बताइए मैम। सपना खत्री मैडम आपने हैंड रेज किया है इसलिए मैं आपको बुला रहा हूँ। कृपया अनम्यूट करिए। वीना मैडम आप कुछ हाँ जी, बोलना चाहें? नमस्कार सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, जो है ना, समीर सर के जो नोट्स हैं वो हिंदी में अवेलेबल हो सकते हैं क्या? नहीं अभी हिंदी तो भाषा में। मेरे पास तो मराठी में है। मेरे सर पास सब इसका मराठी में। इसका अनुवाद करवाइए ना सर, हिंदी में, हाँ ताकि सभी आपका के बात लिए सही। उपयोगी हो सके सर। जी मैं जी सर। हिंदी में करा के फिर आपको दूंगा। हाँ ये जी हमारे सर जी। सर सब जो जो पढ़ाते हैं ना वो सारा चीज हेतु हाँ और जी। मॉडर्न साइंस, हमारे सर जो है ना उनको सब हैरिसन सब आता है, चरक संहिता सब आता है। और सर का जी अपना अनुभव है। तो वो सर। सबसे सर ने हमें अच्छी मतलब अच्छे अच्छे नोट्स दिए हैं। मैं आपको ये देने का कोशिश। हाँ जी जी सर, ये सर फिर मतलब हमारे लिए तो विज्ञान ही है सर, नया आयुर्वेद की एक संहिता बन सकती है सर, सर के हाँ नोट से। जी तो वो आगे हम भविष्य में सभी के काम आएगी सर, और जी भी जो आयुर्वेद के स्नातक हो जो भी होंगे सर। जी। इसलिए सर अगर उपलब्ध हो सके तो सर मैं जरूर अपने सर करवाइएगा। की भाषा जो उन्होंने पढ़ा है उसको हाँ मैं जी। पिक्चर में दिखा के और आप लोगों को समझाता हूँ। नहीं तो जी ऐसे सर। बोलेंगे कि हार्ट अटैक से हम्म। है तो समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने समझ में उसका आता। फोटो बना के पीपीटी बना के आप लोगों को समझाया ये सारी चीजें। जी सर जी, आपका प्रयास तो सर बहुत ही अच्छा है। हाँ जी। जी सर। थैंक यू। चलिए बीना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? अभय सर, भोसले सर कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं? तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। इसमें हम और गूगल कल भी दे सकते हैं जैसे कि शोथारी गूगल है, फिर उसके बाद में पुनवा गूगल है। किसी को बोलना है तो बोलिए। फिर त्रयोदशांग गूगल है, लाक्षा गूगल है, आभा गूगल है। प्रियंका पांडे जी बोलिए, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं? बोलिए बोलिए मैम।
प्रियंका पांडे मैडम। असली है डायग्नोस ना सर, उनका हाथ का तो, बट उनका जो सर टिबिया के मतलब ये नी जॉइंट के ऊपर जो उनका मसल का जो प्रेजेंटेशन है ना सर, वो इसी टाइप का, और उनको पेन भी रहता है, मतलब सर अच्छा जैसा muscles अच्छा। थोड़ा इन्फ्लेम्ड से है, और वो मतलब थोड़ा बाहर की तरफ से बढ़े हुए हैं, मतलब नॉर्मल वो नहीं है, आउटवर्ड सा है सर। तो मैं वही पूछना चाह रही थी कि सर उसमें भी हम उसको किस तरीके से मतलब ट्रीट कर सकते हैं, या आपने जैसे हम आपने क्या बताया, क्या होता है, क्या हुआ है, समझ सर नहीं आया। उनको डायग्नोस हुआ है सर, एसएलई डायग्नोस हुआ है एसएलई सिस्टम। डिजीज, तो उस हाँ जी। एसएलई डिजीज तो एक ऑटोइम्यून डिजीज है ना, बड़ा है। एसएलई जी पे मेरा लेक्चर भी है। तो जी सर। उसमें बटरफ्लाई का वो आता है चिक पे, मतलब नाक के साइड में, ऐसा है क्या उनको? सर ये पहले हो चुका है उनको बटरफ्लाई रैशेस, और मतलब ये कम से कम उनको 14-15 साल पहले डायग्नोस हुआ था। तो पहले फेस पे रैशेस थे, अब रैशेस वगैरह नहीं है। अब उनको जॉइंट पेन रहता है, उसमें अर्थराइटिस भी होता है ना सर, तो उनको वो अर्थराइटिस भी है, और सर उनको हाइपोथायरॉयडिज्म भी है, मतलब और क्या मेन पित्त उनका। वाले सिम्टम है क्या, बर्निंग सेंसेशन वगैरह? सर बर्निंग नहीं है सर, वात वाले सिम्टम्स है उनको, मतलब थोड़ी देर खड़े रहती हैं तो दर्द होता है, और मतलब काफ मसल्स में ना ऐसे बोलती है कि हैवीनेस सी रहती है, जैसे कि कुछ भरा भरा सा है टाइप का, मतलब जैसे वो बताती है अपनी लैंग्वेज में। तो और थक जाती हैं, जबकि एनेमिक नहीं है, तो टायर्ड भी फील करती हैं। अभी तो सर मैंने उनका दीपन पाचन आम वात वाले उस पे ही किया था। पर थोड़ा हेतु और वो सब बताइए ना, मैं एसएलई पे एक लेक्चर लूं क्या? मैंने जी ऐसे लिया हुआ है। आप अविनाश, वो जो तिवारी जी हैं, स्वप्निल तिवारी जी, उनको बोलिए, वो मेरे लेक्चर हैं एसएलई डिजीज पे। अच्छा सर, ठीक है, मैं देखूंगी सर उसमें ना। हाँ, आयुष दर्पण पे मैंने लिया है, एसएलई डिजीज पे बहुत बार लिया है। मैं अभी अच्छा बता सकता हूँ, लेकिन अभी ये टॉपिक चल रहा है ना। जी 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 एसएलई डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज होता है, उसमें सारे सिस्टम पे अटैक होता है। जी सर। हाँ, अभी बताऊं, फिर 1 घंटा बैठना पड़ेगा आपको सुनने जी में। सर। जी सर, उनका ना जो पैर के जो थाई मसल मतलब टिबिया वाले जो रीजन है ना सर, उसके मसल्स ऐसे ही थे, मतलब थोड़ा सा एक्सटर्नली बड़े हुए थे दोनों साइड के। तो वो प्रेजेंटेशन मुझे लगा कि ऐसा कुछ पैर का भी होता है क्या अलग से, जैसे हमने ये पढ़ा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स रीजनल प्लेन सिंड्रोम वाला ना। हाँ, तो आयुर्वेद में 3 2 7 धातु है, तो कुछ कुछ चीजें तो मैच होंगी ही ना। जी सर जी। मैं एसएलई पे लूंगा तो फिर ये विषयांतर हो जाएगा। हाँ जी 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 सर, सर ठीक मैं है सर। एसएलई पे एक बार और ले लेता हूँ, और आप ग्रुप में लिखिए कि स्वप्निल जी एसएलई डिजीज पे मेरा लेक्चर, तो आपको जी निकाल के लिंक दे देंगे। जी सर। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। नहीं तो मैं आपको क्लिनिकल संभाषा वाले टाइम में बताता हूँ, ये क्या है ना, ये रिकॉर्ड होता है ना, तो हम लोग इसी का करेंगे तो फिर अच्छा रहने, तो एक्चुअली भी अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना। जी जी ओके सर, कोई बात नहीं सर। ठीक है, फिर मैं 9 बजे बताता हूँ। और बाकी लोग कोई कुछ बोलना चाहते हैं, वीना मैडम, इस बीमारी पे कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। नहीं बोलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, हम 9 बजे वाले सेशन में मिलते हैं, और हम एसएलई पे भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सभी को धन्यवाद।